तो चलिए आज बात करते हैं रतन टाटा की, उनकी 2 दशकों की वो कहानी जिसने भारत के सबसे पुराने बिजनेस ग्रुप्स में से एक टाटा ग्रुप की पूरी शक्ल ही बदल दी। ये कहानी है एक इंसान के विजन की, उसकी हिम्मत की और कैसे उसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को आज के दौर में खड़ा किया। शुरुआत करते हैं उनकी ही एक बड़े मज़ेदार और सच कहूं तो चौंकाने वाले कोट से। जब रतन टाटा से उनके शुरुआती दिनों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो क्लिंट ईस्टवुड की फिल्मों जैसे थे। अब ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था, ये बताता है कि उन्हें किस तरह के संघर्ष और टकराव का सामना करना पड़ा था। आखिर ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये कहानी एक ऐसे चेयरमैन की है जो असल में कभी चेयरमैन बनना ही नहीं चाहता था। बात है 1991 की। उनकी चाचा JRD टाटा जो 50 साल से चेयरमैन थे, उन्होंने अचानक रतन टाटा को ये जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा। सोचिए, रतन टाटा तो अमेरिका में आर्किटेक्ट बनकर अपना करियर बनाने का सोच रहे थे। वो खुद कहते हैं, अचानक आप बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। उन्हें विरासत में मिला एक ऐसा साम्राज्य जो चारों तरफ फैला तो था लेकिन बिखरा हुआ था। हर बिजनेस का हेड अपनी मर्जी का मालिक था। कंपनियां उनकी निजी जागीर की तरह चल रही थीं। कोई बदलाव चाहता नहीं था और ऊपर से उन्हें अपने से पहले वाले चेयरमैन के बहुत बड़े जूतों में भी फिट होना था। और यहीं से शुरू हुई उनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी परीक्षा, ग्रुप के अंदर ही बैठे ताकतवर लीडर्स को काबू में करना। यहां पर देखिए फर्क कितना साफ है। एक तरफ था पुराना टाटा जो अपनी अपनी जागीरों में बटा था, बदलाव से डरता था और सिर्फ भारत के बारे में सोचता था। और दूसरी तरफ थी रतन टाटा की सोच, एक ग्रुप, वन टीम जो बदलाव के लिए तैयार हो और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाए। तो सवाल यह है कि उन्होंने इन टाइटन लोगों को काबू में कैसे किया। जैसा कि उन्होंने खुद कहा, गोलियों से नहीं बल्कि बातचीत और पैसे से। उन्होंने अपने पहले 5 साल सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाने में लगा दिए जहां बदलाव की बात भी की जा सके। ये एक बहुत लंबी और सब्र की लड़ाई थी। तो जब घर की लड़ाई थोड़ी शांत हुई तब वक्त आया एक बहुत बड़ा दांव खेलने का, एक ऐसा कदम जिसने उस समय की पूरी सोच को ही हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या 100% भारत में बनी एक कार हर मुश्किल के बावजूद कामयाब हो सकती है? देखिए, उस समय बिना किसी विदेशी कंपनी की मदद के कार बनाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। ये एक जबरदस्त दाव था। और ये दाव कितना बड़ा और अकेलापन भरा था, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। रतन टाटा ने खुद बताया कि जब उन्होंने इंडिका कार लॉन्च की तो उनके दोस्तों ने भी उनसे दूरी बना ली। शायद वो इस पक्की लगने वाली नाकामी से खुद को दूर रखना चाहते थे। अब आते हैं उनके सफर के उस मुकाम पर जहां उन्होंने एक भारतीय कंपनी को एक ग्लोबल जायंट, एक वर्ल्ड प्लेयर बनाने का वो हिम्मत भरा कदम उठाया। 2000 के दशक की शुरुआत में स्ट्रेटजी बदली। अब ग्रोथ का रास्ता था दूसरी कंपनियों को खरीदना। 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण बहुत चुपचाप और शांति से हो गया, लेकिन 2008 में जब जैगवार लैंड रोवर को खरीदा तो वो कहीं ज्यादा भावनात्मक और दिखने वाला था और लोगों को इस पर बहुत शक भी था। और यहीं रतन टाटा का लीडरशिप स्टाइल सबसे अलग दिखता है। कंपनी खरीदने के बाद उस पर कब्जा करने के बजाय उनका मैसेज एकदम साफ था। कंपनी के मैनेजमेंट से कहो कि वो अपनी किस्मत खुद बनाए, हम बस उन्हें सपोर्ट करेंगे। उन्होंने कंट्रोल करने के बजाय लोगों को ताकत दी। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजनेस और मुनाफे की नहीं है। अब बात करते हैं उनकी लीडरशिप की नींव की, उनके उसूलों की, जो शायद उनकी विरासत का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये किस्सा उनकी ईमानदारी को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। टाटा हमेशा से एक एयरलाइन बनाना चाहते थे, ये उनका एक सपना था। लेकिन जब उनसे इसके लिए रिश्वत मांगी गई तो उन्होंने उस पूरे प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया। मतलब अपने उसूलों के लिए उन्होंने अपने एक बहुत बड़े सपने की कुर्बानी दे दी। ये जो नंबर है 4%, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। टाटा कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट का 4% हिस्सा समाज के विकास और लोगों की भलाई के कामों पर खर्च करती हैं। उनका मानना एकदम साफ था, बिजनेस का काम सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता। उनका मकसद था लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना और एक बदसूरत बिजनेसमैन की जो इमेज होती है उसे बदलना। उनके लिए समाज की जिम्मेदारी उठाना एक अच्छे बिजनेस का सबसे जरूरी हिस्सा है। और आखिर में चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत क्या है और कौन सी बातें हैं जो उनके लिए बैलेंस शीट के नंबरों से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। जब उनसे अपने बाद आने वाले लीडर के लिए सलाह मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उसे अपना इंसान होना चाहिए, मतलब किसी की नकल मत करो। एक लीडर को अपने व्यक्तित्व और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर चलना चाहिए।
ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मशहूर सवाल है जो उनसे पूछा गया था। आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी खुद से पूछना चाहिए। और उनका जवाब ही उनकी पूरी शख्सियत को बयां कर देता है। उन्होंने कहा, मैं बस एक ऐसे इंसान के तौर पर याद किया जाना चाहूंगा जो हमेशा कुछ फर्क लाने की कोशिश करता रहा। उनकी असली विरासत पैसा या ताकत नहीं, बल्कि दुनिया पर एक अच्छा असर छोड़ने की ये कोशिश है।